तरफ फेक लैला को बताता है कि ये 2 आदमी हमारी नजर में आया है इरफान को अगवा करने के चक्कर में। तुरान आ जाता है, ऐसे सब कुछ पूछता है केस के हवाले से। उसको बताती है हमें पता तो लगा है लेकिन अभी हम और कोशिश कर रहे हैं पता करने की। इसकी वजह से लैला बार अपनी गर्दन पे खुजा रही होती है। लैला के निशान पड़ जाते हैं वहाँ पर। इतने में इंस्पेक्टर फीस लैला से कहता है, आप कह रही थी ना कि केनान का उस कातिल के साथ कोई चक्कर है। केनान को पता था कि इरफान किस हॉस्पिटल में था। मैं कहती नहीं, इसके बारे में किसी को भी बताना था। फिर कहता है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि केनान और उस कातिल का कोई चक्कर नहीं है। अगर केनान को पता होता तो वो कातिल वहाँ पर जरूर जाता। मैं कहती तुम इस बारे में मत सोचो, कुछ पता लगे तो मुझे जरूर बताना। तुरान को कॉल आती है इदरीस की। तुरान जब कॉल उठाता है तो वो बंद कर देता है। उसके बाद उसको दोबारा कॉल आती है। जब तुरान कॉल उठाता है तो इदरीस उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, इस एड्रेस पे मुझसे मिलने आओ। तुरान उठता है और अपने कबर्ड से एक गन निकालता है। उस गन को अपने पास रखकर अपने ऑफिस से निकल जाता है इदरीस से मिलने के लिए। लैला को केनान कॉल करता है। लैला कॉल उठाती है और उससे कहती है कि मुझे पता था तुम जरूर कॉल करोगे। केनान कहता है अच्छा तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी, अगर तुम मुझे इतना याद कर रही थी तो खुद क्यों नहीं कॉल की तुमने मुझे। लैला कहती है फजूल मत बोलो, मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, मुझे तंग मत करो। केनान कहता है अच्छा तो हम कहीं मिलते हैं ना, कहीं बातचीत करते हैं बैठकर। लैला उसे कहती है अभी मैं बहुत बिजी हूँ और घर जा रही हूँ, मैं बहुत थकी भी हुई हूँ। वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा है, आज का दिन मेरा बहुत खराब गुजरा है। और इरफान था ना जिसको कातिल ने मारने की कोशिश की थी, उसको किसी ने हॉस्पिटल से अगवा कर लिया। केनान कहता है क्या, किसने, कातिल ने या किसी और ने। लैला कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तुम्हें इसलिए बताऊं ताकि तुम्हें न्यूज़ बनाने का मौका मिल जाए। अच्छा चलो ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ अब। केनान नुकी तो मुराद के पास आता है लेकिन उनको ये बात पहले से पता होती है। केनान कहता है हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस दफा कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा इनके मामले में, काम पुलिस का है, उनको ही करने दो। अगर हमने अब कुछ दोबारा किया तो कुछ बुरा हो सकता है। फिर कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, यानी तुम उस प्रोसिक्यूटर के मामले में इतना सेंसिटिव क्यों हो गए हो, तुम मुझे सेंसिटिव कहते हो। केनान कहता है मैंने जो कहना था मैं कह चुका हूँ, अब तुम लोग देख लो तुम लोगों को क्या करना है। भाई यहाँ पर परेशान होता है तो नूरे उसे कहती है क्यों ना हम यहाँ से चले जाएं, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया था, लोग चाहते ही नहीं है कि तुम यहाँ पर रहो या फिर सुकून से रहो। भाई कहता है अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने बारे में या अपनी खुशी के बारे में सोच सकूं। फिर हमारे शाहिंद है, वो भी खाना खाने के लिए बैठते हैं टेबल पर। तो अकरम उसे कहता है मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। ताहिर कहता है नहीं डैड, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात की, और वैसे भी आपको मेरी तो कभी परवाह थी ही नहीं। आपने मुझे एक दफ़ा भी प्यार से नहीं कहा कि ताहिर तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। आपने हमेशा मुझे कसूरवार समझा, हमेशा। जेल में सिर्फ एक दफ़ा आप मेरे पास आए और वो भी सिर्फ 2 मिनट बैठने के लिए। आपको मुझे देखकर शर्मिंदगी हो रही थी उस टाइम, क्या मैं सिर्फ आपकी शर्मिंदगी का बाइस हूँ। ने कभी मुझे प्यार से नहीं कहा कि बेटा क्या मसला है तुम्हारे साथ, आप हमेशा मुझे कसूरवार समझते रहे, जैसे मैं आपके लिए एक नकारा बेटा हूँ। आप मुझे मारना चाहते थे ना उस दिन, ठीक है। खड़ा होता है और अकरम को भी खड़ा करता है और कहता है मारे मुझे ताकि आपके दिल को भी तसल्ली हो जाए, मारे, ऐसी बात ना करो, ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आपको बुरा लग रहा है, बुरा नहीं लगना चाहिए डैड, मुझे मारें ताकि आके भी दिल को सुकून मिल जाए। ताहिर ये सब बोलकर वहाँ से चले जाता है। नूरे भी उसके पीछे चले जाती है। पीछे टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है, आज इरफान नामी शख्स को हॉस्पिटल से अगवा कर लिया गया है, जिसको कातिल ने बहुत बेरहमी से मारने की कोशिश की थी। क्या बात है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर, दुआन की क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। कुछ नहीं, बस ये बताना चाहता था कि दुआन वापस आ गया और अब तुम उसको सुला नहीं सकते, तुमने उसके साथ बहुत पहले ही बुरा कर चुके हो, कसूर नहीं है इसमें, वो प्रोसेस ही ऐसा था, मैं क्या करता। मेरा केनान वापस चाहिए मुझे, अब पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बार बता दूं, दुआन बेरहमी से किसी मासूम को नहीं मार सकता, सिर्फ उनको नुकसान पहुंचा रहा है जो इस चीज़ के हकदार हैं। तुम्हें फैसला करना है कि तुमने उसकी साइड चुननी है या फिर किसी और की। तुम्हें तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी इस गलती की वजह से आज दुआन को ये काम करना पड़ रहा है। अगर तुम कुछ सालों पहले ये काम कर लेते तो आज दुआन वापस ना आता। हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूँगा। लैला घर पर आती है और घर का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अपनी कार की तरफ जाती है। नाम भी बाहर खड़ा होता है, लैला को देख रहा होता है। गाड़ी में से कुछ फाइल्स और बॉक्सेस निकालती है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़मीन पर गिर जाती हैं। इतने में केनान आता है, उसकी हेल्प करता है। उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उठाता हूँ, तुम अंदर जाओ। केनान उसकी हेल्प करता है सब चीज़ें अब उसके घर में लेके जाने के लिए। फाइल जितने बॉक्सेस, क्या बात है, लगता है तुम्हारा आज सारी रात जागने का इरादा है। हाँ मुझे इन सब चीज़ों का मुताला करना है ताकि मुझे पता लग सके। और डेट कातिल ने बताई थी, उस सब डेट की सारी न्यूज़ है इसमें, इसलिए मुझे लगता है सारी रात जागना पड़ेगा। अल्लाह फिर पीछे खुजा रही होती है। नान कहता है ऐसा करता हूँ, मेरी कल छुट्टी है, मैं तुम्हारी इन सब में हेल्प कर देता हूँ, तुम इतना सब कुछ कैसे करोगी। लैला कहती है अच्छा तुम्हारी मर्जी है, वैसे अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो। कहता है तुम यहाँ पर वेट करो, मैं भी आता हूँ। वहाँ से जाते हुए केनान लैला की गर्दन पर निशान देखता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी गर्दन पे कोई निशान है, क्या मैं वो देख सकता हूँ। जब वो देखता है तो वो कहता है लैला ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी ऐसा मेरे साथ भी होता था, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। कहती जब मैं परेशान होती तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं भी आता हूँ। जब घर वापस आता है तो नवीन उसे कहती है वो वापस आ गया ना,
वो वापस आ गया ना, बताओ मुझे, बताओ। हाँ वो वापस आ गया। हम क्या करेंगे या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे, इतने सालों बाद ये सब कुछ वापस आ गया है। क्या करेंगे, किनान हमसे दूर हो गया तो हम क्या, हमारे पास तो किनान के अलावा कुछ भी नहीं है। परेशान मत हो नवीन, मेरे साथ ऊपर आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं, तुम परेशान मत हो मेरी जान, सब कुछ ठीक कर लेंगे। नान आता तो लैला और वो दोनों डाइनिंग टेबल बैठ जाते हैं काम करने के लिए। नान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे दवाई लगा देता हूँ, ये ना हो कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उससे कहती है ठीक है तुम लगा दो। लैला अपनी शर्ट को नीचे कर दिया और जब किनान देखता है तो वो उसकी दवाई लगाता है वहाँ पर। वो निशान को ज्यादा ही खुजाने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गए होते हैं। लैला की शर्ट बार बार उसकी दवाई को छू रहे होते हैं। लैला किनान को तस्वीर खींचने को कहती है ताकि वो देख सके कि उसके जख्म कितने हद तक खराब हो चुके हैं। यार उसको दिखाता है। लैला अपनी शर्ट और नीचे कर लेती है ताकि वो जख्म की दवाई और ज्यादा सही से लग सके। हम कहता है कि तुम्हें दोबारा मेरी जरूरत हो दवाई लगाने के लिए तो मैं खुशी खुशी ये काम कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। लगाने के बाद लैला अपने आप को रेडी करती है काम करने के लिए। किनान उसको देख रहा होता है। लैला कहती है तुम क्या देख रहे हो। किनान कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूँ। तुम इतना फोकस के साथ कैसे काम करती हो। हाँ नवीन उसे कहती है। किनान को पता लग गया कि उसको सब कुछ याद आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हमसे दूर हो जाएगा, वो हमें नफरत करने लग जाएगा। तो हमसे दूर हो गया, हमसे नफरत करना शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे। तो रान हमें कुछ करना होगा। उसको पता लग गया कि हम उसके असल माँ बाप नहीं है तो वो हमें कसूरवार समझेगा और अपने पुराने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसके माँ बाप को पता लग गया तो वो उसको ब्लैकमेल करेंगे, उसको तंग करेंगे। क्योंकि नान मशहूर है तो वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। रान हम क्या करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ से हमने शुरू किया था हम फिर से वही आकर खड़े हो गए हैं। नान के अलावा मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे किनान चाहिए। तो कुछ नहीं होना चाहिए तो रान कुछ नहीं होना चाहिए। लैला काम करती करती वहाँ टेबल पर सो जाती है। किनान पहले लैला को देखता रहता है फिर लैला को उठाता है। वो उसे कहता है लैला उठो और जाके सोफे पे जाके सो जाओ या फिर बेड पर जाके सो जाओ। लैला कहती है नहीं मुझे काम करना है। उसको मनाता वो कहता है कि यहाँ पर तुम बैठ के काम मत करो, जाके सोफे पे बैठ जाओ, वहाँ पर जाके जितना काम करना है कर लो। वहाँ पर चले जाती है, बैठ के वहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। नान उसको बहुत दूर से देख रहा होता बैठ कर। यहाँ तो रान नवीन से कहता है तुम फिक्र मत करो, तुमसे वादा करता हूँ मैं किनान को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे किनान के साथ कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुमसे वादा करता हूँ नवीन, वादा करता हूँ। किनान सारी रात जाग रहा होता है, वो काम कर रहा होता है लैला की वजह से। किनान को कुछ मिलता है, एक न्यूज़पेपर होता है में सितंबर 9, 10, 11 की तो न्यूज़ होती है लेकिन सितंबर 8 की कोई न्यूज़ नहीं होती उस न्यूज़पेपर में। तो किनान को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। वो लैला को उठाता है, किनान लैला को उठाता है, उसको ये न्यूज़ दिखाता है। 3 टीप न्यूज़पेपर में 8 सितंबर में कोई न्यूज़ नहीं है, यानी 9, 10, 11, 12 बाकी सबकी न्यूज़ है लेकिन सिवाय उस डेट पर कोई न्यूज़ नहीं है। कोई बात थोड़ी अजीब तो लगती नहीं है लेकिन किनान उसको इंसिस्ट करता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। इसके बाद इस आदमी ने 3 साल बाद ही इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया था ताकि कोई ना कोई बात तो जरूर है, हमें पता करना चाहिए। कहती है अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ और फिर मैं जाती हूँ, जाके पता करके आती हूँ। उसको बताता है कि ये यहाँ से 4 घंटे के रास्ते की दूरी पर है। कहती है इतनी दूर। किनान कहता है हाँ तुम्हें जाना तो पड़ेगा, फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किनान पेलिन को फोन करके उस न्यूज एडिटर के घर का पता करने को कहता है। लैला उससे कहती है तुम नहीं जाओगे मैं खुद जाऊंगी। किनान कहता है सब कुछ मैंने ढूंढा सारी रात बैठकर, तुम अब कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। लैला ऊपर जाती है तैयार होने के लिए। यहाँ पर नवीन सारी रात नहीं सोई होती, सारी रात जागती रहती है। तो रान उसके पास आता है, उससे पूछता है तुम जाग रही हो, तुम सोई नहीं। नवीन कहती है मुझे सारी रात नींद नहीं है, मैं सारी रात किनान के बारे में सोचती रही हूँ। हमारे बेटे के साथ ही ऐसे आखिर क्यों हो रहा है, इसमें उसका कसूर नहीं है ना ही हमारा कसूर है, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तुरान उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं किनान को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। किनान सारी रात जाग रहा था, इसकी वजह से उसकी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही होती। किनान को सालवी के घर का ड्रेस का पता लग जाता है, लैला को बताता है। लैला को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लैला उसको पहले मना करती है लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है उसके साथ चलने के लिए। वो दोनों जा रहे होते हैं। किनान उससे कहता है कि मैं कभी वहाँ पर नहीं गया। कहती है क्यों, अनकारा के रास्ते में तो वो आता है। कहता है कि मैं कभी बाय रोड नहीं गया, मैं हमेशा प्लेन पे ही सफर किया। लैला कहती है ओह हाँ बिल्कुल, तुम तो मशहूर आदमी हो, तुम तो ऐसा ही करते होगे। किनान कहता है कि तुम नहीं जानती ना मशहूर आदमी कैसे होते हैं, कभी तुमने वैसी उनकी जिंदगी गुजारी जो नहीं। किनान को यहाँ पर दर्द उठती है। लैला कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। कहता है पता नहीं, शायद सारी रात जागने की वजह से ऐसा हो रहा है। लैला किनान से कहती है तुम गाड़ी में बैठे रहना, गाड़ी में मेरे दवाइयों का बॉक्स है, वहाँ से दवाई ले लेना, कोई खा लेना। लैला यहाँ पर फार्म के पास आती है तो औरत सामने से आती है, वो उसे कहती है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किससे मिलना है। लैला उसे कहती है मुझे आपके हस्बैंड से बात करनी है, मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, पर हाँ मैं वैसे ही आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है इसके पीछे। औरत थोड़ी डर सी जाती है। वो लैला को कहती है अच्छा ठीक है आप यहाँ पर आके बैठे, मैं उनको बुला कर लेकर आती हूँ। लैला को वहाँ पर बैठा देख के किनान भी उड़कर उसके पास आता है। उस आदमी से कहते हैं कि हमने आपकी न्यूज़ चेक की, आपने 8 सितंबर के बजाय आपने 9, 10, 11, 12 की हर न्यूज़ दी है सिवाय 8 सितंबर के, आखिर इसमें ऐसी क्या बात थी। कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, तो बहुत सालों पुरानी बात है, हो सकता है कोई मसला हो या हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ हो जो हमने कवर ना कर सके हो, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अल्लाह उससे कहती है कि हो सकता है कि आपके पास कोई न्यूज़ हो, आप उसको पब्लिश ना की हो, हम आपकी सारी न्यूज़पेपर्स देखना चाहते हैं। आदमी उसे कहता है कि दरअसल हमने घर चेंज किया है तो हर चीज़ फैली हुई है,
तो हमें वो मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। लैला कहती है आप फिक्र मत करें, आज हम लोग बहुत दूर से आए हैं, इस्तांबुल से आए हैं, तो इससे खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं। आदमी उसको पूरी तरह टालने की कोशिश करता है। लैला उसे कहती है कि आप फिक्र मत करें, हम खुद देख लेंगे। आदमी उसे कहता है ओहो, दरअसल आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ पर जरूरी जाना है, मुझे नहीं लगता कि आज आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। लैला उससे कहती है चले ठीक है, फिर आप जब भी फ्री हो आप हमें बता देना, हम कल आ जाएंगे यहाँ पर। नान कहता है कि ठीक है आप जाएं, हम कल फिर जाएंगे आपके पास। हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लैला के नान से कहती है वो औरत डरी हुई थी, लगता है ये लोग कुछ हमसे छुपा रहे हैं। नान कहता है कि हम लोग इतनी दूर से हम दोबारा वापस तो नहीं जा सकते हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर। नान की पैलिन को कॉल करता है, उसे कहता है कि हमारे लिए कोई गेस्ट हाउस का इंतजाम करें। उसे कहता है कि और हाँ अपने नाम पर खरीदना, मेरे नाम पर मत करना। यहाँ पर वो दोनों पैलिन की कॉल का इंतजार करने लगते हैं। लैला गाड़ी चला देती है। मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, तुम आखिर मुझे हर चीज बता क्यों नहीं देते हो। उन लोगों ने तो पूरी कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें वहाँ पर तबाह बर्बाद करने की, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने की भी कोशिश की थी उन लोगों ने। तुम क्यों नहीं हर चीज बता देते हो सकता है ये कुदरत का कानून हो, लोगों को सजा मिलने वाली हो, अगर तुम हर चीज बता दोगे तो हो सकता है हमारे लिए भी आसानियां पैदा हो सके। अगर हमने ऐसा किया तुम जानती नहीं हो, वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। केनान और लैला उस जगह पर गेस्ट हाउस पे पहुंच जाते हैं जो पहले इन्होंने के लिए रेंट आउट किया होता है। केनान वहाँ पर लैला के साथ अंदर जाता है। लैला से कहता है कि ऊपर एक रूम है और एक नीचे रूम है, बताओ तुम्हें कौन सा लेना है। लैला कहती है मेरे लिए नीचे का कमरा ठीक रहेगा, तुम ऊपर जाओ, जाके वहाँ पर रेस्ट करो, ना हो कि मेरी खड़खड़ से तुम्हारी आंख खुल जाए, तुम डिस्टर्ब हो जाओ। कहते हैं कि नान रेस्ट करने के लिए ऊपर चला जाता है और लैला उसको देख रही होती है। ऊपर जाते ही कि नान की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उसके दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, अजीब सी घबराहट, अजीब सी तबीयत होना शुरू हो जाती है। इतने में दिखाते हैं कि दुआन साहब आ जाते हैं। नान के ऊपर दुआन हावी हो जाता है, कभी उदास हो रहा होता है, कभी हंस रहा होता है, उसके मूड ऐसे चेंज हो रहे हैं सच में साइको ही लग रहा होता है देखकर। एकदम से वो सोच में पड़ जाता है, फिर दिखाते हैं कि एकदम से वो हंसना शुरू कर देता है और फिर एकदम से खांसना शुरू हो जाता है। यहाँ पर लैला यास्मीन को कॉल करती है। यास्मीन उसे कहती है कि तुमने क्या मेरे पीछे वो आदमी लगा दिया, मुराद हर वक्त मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस करता रहता है, रात को कॉल कर रहा होता है, कभी मैसेज कर रहा होता है कि क्या तुम जाग रही हो। आखिर वो आदमी ऐसे हरकत कैसे कर सकता है, इतने घटिया और इतने फजूल ख्यालात उसके मोहब्बत के बारे में है, उसके बावजूद भी मुझे वो मैसेजेस पे मैसेजेस करता रहता है। लैला उसे कहती है अच्छा तो तुम उसको ब्लॉक कर दो ना, ब्लॉक कर दो, उससे बात मत करो तुम। यास्मीन कहती है हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर अकरम का जो दोस्त होता है वो लैला को दूर से देख रहा होता है, वो लैला पे नजर रख रहा होता है, पर न जाने उसको अकरम ने कहा ऐसा करने को या किसी और ने। पर दुआन बहुत उदास होता है, रोने वाला हुआ होता है। इदरीस को कॉल करता है और इदरीस से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। इदरीस कहता है अच्छा तो तुम कहाँ पर हो। उसको बताता है कि मैं उसी जगह पर हूँ, यहाँ पर रहकर मुझे इतना अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल की ही बात हो। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था, वो इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। इदरीस, रान, लैला, लैला का बाप, ये सब लोग जालिम है, ये सब लोग घुसवार है हमारे। आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा इदरीस, किसी को भी नहीं। यहाँ पर रह के ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पे बहुत ज्यादा बोझ है। लेकिन इसमें केनान का क्या कसूर है, जैसे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है वैसे केनान का भी कोई कसूर नहीं है। वो बेचारा तो इस सब के बारे में जानता भी नहीं है। मीरों वाली जिंदगी, क्लब, पार्टी, कॉलेज, स्कूल, क्या क्या है जो केनान ने इस सब के बावजूद किया है। यानी बेशक उसको इस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन केनान भी कसूरवार है मेरा। अपनी सारी जिंदगी गफलत में गुजारी, चाहता तो वो भी उन लोगों को कसूरवारों को सजा दे सकता था, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन दुआन मेरे बेटे, वो तो इस सब के बारे में नहीं जानता था ना, लेकिन इस सब में मेरा भी क्या कसूर है। मेरा भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये सब मेरे साथ हुआ। मेरे साथ क्यों हुआ ये सब कुछ, देखना कि मैं इन सब के साथ क्या करता हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। नहीं तुम मत आओ, और वैसे भी मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ। यहाँ पर रह के मेरे दिल पर अजीब सा बोझ है, मैं यहाँ पर रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। अच्छा ठीक है मेरे बेटे दुआन, तुम अपना ख्याल रखना, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना उस ऑर्फनेज में जाकर। सुन रहे हो ना मेरी बात। ठीक है इदरीस, तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा मैं चलता हूँ। और बंद होने के बाद दुआन पे अजीब सी उदासी तारी हो जाती है और वो कुछ सोचने लग जाता है। नहीं मैं ही एपिसोड खत्म होती है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।